आज हम राजस्थान प्रशासनिक सेवा या आरएएस प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा से संबंधित एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग आरएएस परीक्षा के सिलेबस में राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था एवं पॉलिटी से संबंधित काफ़ी टॉपिक्स को शामिल किया है और उन्हीं में से आज हमने एक टॉपिक को सेलेक्ट किया है और इसके पश्चात जितना भी सिलेबस शेष है उस सब पर धीरे धीरे आपके लिए वीडियो लेक्चर प्रस्तुत किए जाएंगे। इस टॉपिक से पिछले वर्षों में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप बहुत ध्यान से इसे सुनेंगे। काफ़ी सारी माइनर सूक्ष्म इन्फॉर्मेशन है जो आपको बोल करके बताई जाएगी। ब्लैक बोर्ड पर जितना भी मटेरियल आपको दिखाई दे रहा है इससे काफ़ी अधिक मटेरियल्स आपके सामने बोल करके प्रस्तुत किया जाएगा, इसलिए आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। प्री परीक्षा के लिए और मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है ये राज्य मानवाधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन एवं संरचना, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधीन और संरक्षण हुआ है। यानी भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम 1993 पास किया गया और उसके पश्चात केंद्र सरकार में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में स्थापित हो गया। उसके पश्चात केंद्र सरकार ने भारत के सभी राज्यों को इस अधिनियम के संरक्षण में अपने अपने राज्य मानवाधिकार अधिनियम बनाने के लिए कहा और फिर सभी राज्यों ने उस दिशा में कार्य किया। राजस्थान राज्य ने भी उस दिशा में कार्य किया और 1999 में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया तथा 2000 से सन 2000 से इस राज्य मानवाधिकार आयोग ने कार्य करना आरंभ किया। यानी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1999 में हुई, जनवरी 1999 में, और सन 2000 से इसने कार्य करना आरंभ किया है। राज्य मानवाधिकार आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते थे, किंतु सन 2006 में मानवाधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम में संशोधन करके एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। यानी एक अध्यक्ष और 2 सदस्य वर्तमान में इसमें होते हैं और इनकी नियुक्ति संबंधी प्रावधान क्या है? अपॉइंटमेंट रिलेटेड प्रोविजंस। नियुक्ति संबंधी प्रावधान में सबसे पहले पढ़ेंगे हम ए पॉइंट, राज्य के राज्यपाल द्वारा। यानी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। ध्यान रखेंगे, उस राज्य का राज्यपाल ही राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है एक समिति की सिफारिश पर। और वो समिति क्या है? राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनती है और उस समिति में मुख्यमंत्री चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। उनके अलावा राज्य का गृह मंत्री और राज्य विधानसभा के अध्यक्ष अथवा स्पीकर तथा राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता उसमें शामिल होते हैं। यदि किसी राज्य में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है तब विधान परिषद के चेयरमैन भी शामिल होंगे उसमें और विधान परिषद में विपक्ष का नेता भी शामिल किया जाएगा। चूंकि राजस्थान में केवल विधानसभा है इसलिए विधानसभा के लोग स्पीकर अथवा अध्यक्ष इसमें शामिल होते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताएं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति किस प्रकार अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हेतु राज्य के राज्यपाल से रिकमेंड करती है, सिफारिश करती है? अध्यक्ष बनने के लिए आवश्यक है कि वह व्यक्ति राज्य के उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। यानी किसी राज्य के हाई कोर्ट का रिटायर्ड जो मुख्य न्यायाधीश है वही राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है और जो 2 सदस्य हैं उनमें से एक सदस्य उस राज्य के किसी जिले का न्यायाधीश रनिंग में हो अथवा रिटायर हो चुका हो और एक सदस्य जो मानवाधिकार मामलों का अच्छा ज्ञाता हो और काफ़ी उसे एक्सपीरियंस होने वाला हो। ऐसे सदस्यों की नियुक्ति हेतु सिफारिश मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति राज्यपाल से करती है। तब राज्यपाल इस समिति की सिफारिश पर इन सभी की नियुक्ति करते हैं। कार्यकाल।
राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। सबका ड्यूरेशन 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक रखा गया है। दोनों में से जो भी पूरा हो जाएगा उससे पहले आपको हटा दिया जाएगा। अध्यक्ष दोबारा नहीं बनाया जा सकता, लेकिन सदस्यों को रीअपॉइंटमेंट पुनर्नियुक्ति का अधिकार है। अगर किसी सदस्य ने पहले 5 वर्ष तक कार्य कर लिया है और उसकी 70 वर्ष की आयु नहीं हुई है और वो रिटायर हो जाता है, फिर वह दोबारा से अगले 5 वर्ष और 70 वर्ष की आयु के लिए पुनर्नियुक्त इसमें हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे, इस राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति के पश्चात वो राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर आगे जाकर के नियुक्त नहीं किए जा सकते, ऐसा निषेध इसमें किया गया है। अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें क्या होंगी। उस राज्य की सरकार अथवा राज्य विधानसभा अथवा राज्य का विधानमंडल अध्यक्ष सदस्यों के वेतन, सुविधाएं और विभिन्न प्रकार की फैसिलिटी से संबंधित सेवा शर्तें निर्धारित करेगा और राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून के तहत ही उस राज्य का राज्यपाल वेतन आदि सुविधाओं को कंफर्म करेगा। राज्य मानवाधिकार आयोग को अपने कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न प्रकार के कर्मचारी अधिकारियों की आवश्यकता होती है। इसलिए राज्य मानवाधिकार आयोग में राज्य सरकार की तरफ से विभिन्न प्रकार के कर्मचारी अधिकारी उपलब्ध कराए जाते हैं और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य सहित सभी कर्मचारी वृंद लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं और इन्हें पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया है। राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों के अलावा वर्तमान में राज्य सरकार में एक सीनियर IAS ऑफिसर जो सेक्रेटरी सचिव रैंक का होता है, वो राज्य मानवाधिकार आयोग का सचिव बनाया जाता है और एक सीनियर IPS ऑफिसर जो IG रैंक का पुलिस महानिरीक्षक रैंक का अधिकारी होता है, वह इसमें महासचिव नियुक्त किया जाता है, जो राज्य मानवाधिकार आयोग की तरफ से विभिन्न प्रकार के मामलों में जांच संबंधी एवं अनुसंधान संबंधी प्रमुख अधिकारी होता है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति, संरचना और गठन संबंधी प्रावधानों में इतने सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने, लाइन टू लाइन, ये सभी एक क्वेश्चन के फॉर्म में है, तो देन आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। अगला पार्ट है इसका अध्यक्ष सदस्यों की पद मुक्ति अथवा पदच्युति, रिमूवल। अध्यक्ष सदस्यों को पद से कैसे हटाया जा सकता है, इस संबंध में प्रावधान ये किया गया है कि यदि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाना चाहते हैं तब हटाने का पर्याप्त आधार ग्राउंड होना चाहिए और हटाने के 2 आधार माने गए मुख्यतः अक्षमता और कदाचार, यानी इनकैपेसिटी और मिसकंडक्ट। यानी अध्यक्ष सदस्यों में अगर शारीरिक मानसिक योग्यता नहीं रह गई है, न्यायालय ने उनको दिवालिया घोषित किया है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विकृत घोषित किया है, अथवा उन्होंने अपने चरित्र के माध्यम से कोई कदाचार अथवा दुराचार किया है, तब इस आधार पर अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जा सकता है। हटाने के लिए प्रक्रिया ये है कि जब ये दोनों आधार सिद्ध हो जाते हैं अथवा दोनों में से कोई एक आधार सिद्ध हो जाता है, तब राज्य सरकार भारत सरकार से इस संबंध में सिफारिश करती है। तब भारत सरकार की एडवाइस पर भारत के राष्ट्रपति इस संबंध में प्रभावी कार्यवाही करते हैं, किंतु राष्ट्रपति इस संबंध में कार्यवाही करेंगे उससे पहले भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक इंक्वायरी कमेटी, एक जांच समिति बनाती है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जांच समिति जब उस राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों पर लगाए गए आरोपों की जांच कर लेती है और यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं तब यह समिति भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश करती है। तब राष्ट्रपति अध्यक्ष और सदस्य दोनों को पद से हटा सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और समिति ने अपनी जांच में इन आधारों को निराधार पाया, गलत पाया, तब समिति राष्ट्रपति को सिफारिश करती है, तब अध्यक्ष सदस्यों को हटाया नहीं जा सकता। यानी राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा की जाती है, जबकि हटाने का प्रावधान भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य सरकार के बिना किसी दबाव, हस्तक्षेप के पूरी स्वतंत्रता, स्वायत्तता के साथ कार्य कर सके। राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में राज्यपाल के विशेषाधिकार या प्रिविलेज क्या हैं? राज्यपाल को 2 विशेषाधिकार दिए गए। यदि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की मृत्यु अचानक से हो जाती है या फिर वो आकस्मिक रूप से
पद त्याग कर देते हैं अथवा वो अचानक से छुट्टी पर चले जाते हैं, शारीरिक दृष्टि से कार्य करने के योग्य नहीं रह जाते, तब दोनों ही स्थिति में उस राज्य का राज्यपाल राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों में से किसी एक को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। यानी जैसे अध्यक्ष की आकस्मिक मृत्यु हुई, वो छुट्टी पर चले गए या उन्होंने पदत्याग कर दिया अथवा वो कार्य करने के योग्य नहीं रह गए, तब इन स्थितियों में उस राज्य का राज्यपाल जो शेष 2 सदस्य हैं उनमें से किसी भी एक वरिष्ठ सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। ये राज्यपाल का विशेषाधिकार है। राज्य मानवाधिकार आयोग की शक्तियां एवं कार्य, ध्यान रखेंगे, राज्य मानवाधिकार आयोग को सिविल कोर्ट, सिविल न्यायालय के जैसी शक्तियां प्राप्त हैं। आपराधिक या फौजदारी न्यायालय के जैसी शक्तियां इसको प्राप्त नहीं है। सिविल न्यायालय की शक्तियों का अर्थ यहाँ पर यह है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित यह आयोग राज्य सरकार के किसी भी कर्मचारी अधिकारी को समन जारी कर सकता है, अपने आयोग में उसे उपस्थित करा सकता है, विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, राज्य सरकार के किसी भी कार्यालय से डॉक्यूमेंट्स प्राप्त कर सकता है, राज्य सरकार को इस संबंध में विभिन्न प्रकार के शपथ पत्र और डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने के लिए आदेश दे सकता है। इसी प्रकार जब यह मानवाधिकारों के संरक्षण संबंधी कार्य करता है, तब उसमें है उस राज्य सरकार के लोक सेवकों द्वारा मानवाधिकार के उल्लंघन के मामलों में जो लापरवाही बरती जाती है, उस संबंध में है उन सक्षम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करता है राज्य सरकार से। इसी प्रकार राज्य के न्यायालयों में मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी मामलों में जो अनियमितता बरती जाती है, राज्य उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से उन न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश करता है तथा राज्य में विद्यमान सभी प्रकार के जेल, कारागार और राज्य सरकार के विभिन्न ऐसे स्थान जहां पर विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को विभिन्न केसों में गिरफ्तार करने के पश्चात रखा जाता है, उन स्थानों का सर्वेक्षण करता है, उनकी जांच करता है और अगर वहां पर मानवीय सुविधाएं पर्याप्त नहीं है तब उन सुविधाओं के संबंध में राज्य सरकार को सिफारिश कर सकता है। यदि राज्य सरकार के कर्मचारी अधिकारी राज्य मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों पर अमल नहीं करते हैं, तब राज्य मानवाधिकार आयोग को उनके खिलाफ राज्य के उच्च न्यायालय में अथवा भारत के सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार मिला हुआ है। यानी राज्य मानवाधिकार आयोग की जो शक्तियां हैं वो मुख्यतः परामर्शकारी हैं, एडवाइजरी हैं, क्योंकि राज्य मानवाधिकार आयोग को किसी भी व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार नहीं है, ना ही राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी तरफ से किसी को आर्थिक सहायता प्रदान कर सकता है। यह राज्य सरकार के अधिकारियों को आदेश दे सकता है किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका या जिसके मानवाधिकारों का उल्लंघन राज्य सरकार के कर्मचारी की वजह से हुआ है, उन्हें आर्थिक सहायता दी जा सकती है। लेकिन राज्य का मानवाधिकार आयोग स्वयं अपनी तरफ से इस प्रकार की आर्थिक सहायता की पहल नहीं कर सकता। इसकी समस्त प्रकार की जो शक्तियां हैं, कार्यवाहियां हैं, वो परामर्शदात्री होती हैं। इसकी सिफारिश को मानने के लिए राज्य की सरकार बाध्य नहीं होती है, किंतु इसने जो भी सिफारिश दी है उस पर राज्य सरकार ने क्या एक्शन लिया अथवा नहीं लिया, 1 महीने के भीतर राज्य मानवाधिकार आयोग को इस संबंध में सूचित करना आवश्यक है। और राज्य मानवाधिकार आयोग उस राज्य में मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, जैसे मानवाधिकारों पर विभिन्न प्रकार की कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, सम्मेलनों का आयोजन करना, विभिन्न प्रकार के मैगजीन, न्यूज़पेपर में मानवाधिकार संरक्षण के संबंध में जानकारी को प्रकाशित कराना, विभिन्न प्रकार के डेलीगेशंस के माध्यम से मानवाधिकार संरक्षण हेतु कार्य करना। इस प्रकार राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य, शक्तियां और संरचना और गठन काफी महत्वपूर्ण है। इसको सुनने के पश्चात आप लाइन टू लाइन जितने भी पॉइंट बोल करके बताएंगे उनको याद कर लेंगे, क्योंकि पिछले किसी वर्ष में राज्य मानवाधिकार आयोग पर क्वेश्चन आया हुआ है और इसमें यह पूछा हुआ है निम्न में से कौन व्यक्ति राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा। तो अभी तक स्थायी रूप से 4 व्यक्ति ही राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष रहे। सबसे पहले श्रीमती कांता भटनागर रही, इसके पश्चात सगीर अहमद रहे, इसके पश्चात AK जैन रहे और वर्तमान में इसके अध्यक्ष प्रकाश टाटिया है। किंतु इसके बीच में 2 सदस्यों को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। जब जब राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने त्यागपत्र दिया या उन्होंने अपनी स्वेच्छा से पद को छोड़ दिया, तब तब किसी सदस्य को उस राज्य के राज्यपाल ने कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर
नियुक्त किया है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में ओवरऑल इंफॉर्मेशन यही थी। पूरी तरह से लाइन टू लाइन इसको याद कर लेंगे। प्री परीक्षा में इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो उसके बारे में सिर्फ इतने ही फैक्ट्स हैं, इसके अलावा कोई और फैक्ट्स होता ही नहीं है इसमें, तो ध्यान रखेंगे। इस प्रकार के सवाल आजकल ज्यादा आ रहे हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रकृति है सिविल न्यायालय जैसी, न्यायिक प्रकृति, दांडिक फौजदारी न्यायालय के जैसी नहीं है। राज्य मानवाधिकार आयोग परामर्शकारी निकाय है और यह किसी भी व्यक्ति को दंड नहीं दे सकता, उस पर आर्थिक जुर्माना नहीं लगा सकता। राज्य मानवाधिकार आयोग के नियुक्ति संबंधी और हटाने संबंधी प्रावधान पूरी तरह से अलग अलग हैं। राज्यपाल के विशेष अधिकार के संबंध में क्या है उसे आप देख लेंगे, जो अभी आपको बोल करके बताया गया है। ये ओवरऑल इसके बारे में जानकारी थी। बहुत छोटा सा टॉपिक्स है, ज्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, तो लाइन टू लाइन आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।